बैक स्क्रीन पर लाल निशान दिख रहा होगा, कभी लाल निशान कभी हरा निशान है मार्केट्स के अंदर, ये चल रहा है। और हमने आपको सुबह भी और कल भी गाइड किया था कि मार्केट के पास शॉर्ट कवरिंग का फ्यूल खर्च हो चुका है। अब मार्केट को चलना है तो लॉन्ग के साथ ही चलना होगा। जब तक लॉन्ग सिस्टम में आएगा नहीं तब तक बाजार अब चलेगा नहीं, क्योंकि जिसके बेसिस पर आप चलते थे वो तो ख़त्म ही कर दिया ना आपने। आपको 100 किलोमीटर की यात्रा करनी थी, 60 किलोमीटर का तेल आपकी गाड़ी में मैंने शॉर्ट कवरिंग का डाल के दिया था, आप चल के आ गए। अब 40 किलोमीटर कैसे कवर करोगे? उसके लिए लॉन्ग चाहिए। लोग यहाँ पे खरीदे, लोग यहाँ पे एंट्री करें, उसके लिए बहुत सख्त ज़रूरत है। एक और बात, केवल आप ही नहीं बल्कि एफआईज भी 15% से चलकर आके 30 और 32% पे आके रुक गए हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी कि कल के सेशन में करीब 2% की तो बाकायदा उन्होंने भी कटौती की है अपनी लॉन्ग साइड के अंदर, 32 से 30 हुई है। एक और बात, इंडिया विक्स अभी पूरी तरह से एक रेंज के अंदर है, हालांकि पूरी तरह से शांत है। आपको ऐसा कर देगा कि एकदम से ऊपर नीचे शेक करवाएगा, क्योंकि मार्केट काफ़ी लाइट है। ये जो सीरीज से एक्सपायरी से पहले जो बाजार ने ओपन इंटरेस्ट अपना शेड किया है, ये इतना ज़्यादा कर दिया कि बैंक निफ्टी कल तक सिर्फ 55,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही खड़ा है। आप सोच के देखो 55,000 कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। अगर मैं सारे ब्रोकिंग हाउसेस का मोटा मोटा एक दो ऑफिस का भी जोड़ लूँ तो करीब 10,000 कॉन्ट्रैक्ट तो वहीं से निकले आएंगे। तो मार्केट में इतनी लाइट पोजीशंस थी क्योंकि बैग में जो भी सामान भरा हुआ था उसमें शॉर्ट्स ज़्यादा थे और लॉन्ग कम थे। तो शॉर्ट्स तो आपने कवर कर दिया, अब आप हो गए थे लाइट। तो लाइट होने पर बाजार चलता नहीं है बल्कि शेक करता है, कांपता है। तो एग्जैक्टली मार्केट के अंदर आजकल वही हो रहा है। बाजार के अंदर अगर आपको ट्रेड लेना है, या तो नीचे आने की वेट करो या तो ऊपर जाने की वेट करो। इस समय जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये अनवाइंडिंग का प्रेशर है। आप देख पा रहे हो कि लॉन्ग अनवाइंडिंग बाकायदा ऊपर लिखी हुई है, और ये आपको बैंक निफ्टी में देखिए कि फ्रेश शॉर्ट्स के रूप में, और ये हम आपको मार्च के कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहे हैं। ऑल्दो इसमें भी प्रीमियम आ गया आज 50 पॉइंट का, इसलिए फ्यूचर्स में ज़्यादा डैमेज नहीं है। क्या बाजार सर भरभरा के वापस गिर जाएगा? नहीं गिरेगा तो नहीं, बट हाँ बाजार आपको थोड़ा सा अब रुक सा गया है। अब इसको नई ऊर्जा नई एनर्जी चाहिए, और मेरे को नहीं लगता है 27 तारीख से पहले आएगी। 27 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी निपट जाए, अगले कॉन्ट्रैक्ट कैसे बने हैं, रोल ओवर की फिगर कैसे बनी है, कि इसमें क्या क्या पोजीशंस बनी है, फिर थोड़ा गाइडेंस के रूप में आपको मिलेगा। इसलिए 26 और 27 तारीख आपको छोटे मोटे काम है इंडेक्स से जुड़े हुए, मतलब आपको घर के काम है और आप इंडेक्स के ट्रेडर हो तो करके आ जाओ। इंडेक्स कहीं नहीं जा रहा, मार्केट यही रेंज में ऊपर नीचे करेगा। एक्सट्रीम पेसिमिज्म और एक्सट्रीम बुलिशनेस दोनों ही से एब्सेंट है इस समय मार्केट। खैर आगे हमको और गाइड करने के लिए आज काफ़ी दिनों बाद हमारे बहुत ही चहेते गेस्ट वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विनय रजानी। उनसे हम करेंगे जरा आज बातचीत। HDFC सिक्योरिटी से बिलोंग करते हैं विनय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप कहाँ थे इतने दिन? आपसे बात ही नहीं हुई है, तो कल ही मेरे को पता लगा कि आपने छुट्टी ले रखी थी बीच में कुछ दिनों के लिए। जी मैं एक वेकेशन पे गया था तो वहां पे थोड़ा बिजी था, तो और थोड़े ऑफिस के काम भी निपटाने थे। अब रिलेटिवली बेटर है अभी पोजीशन, और अभी शोज हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। और दूसरा, आप बिल्कुल हेल्दी और वेल्दी बने रहें, ये हमारी शुभकामनाएं भी हैं। अभी आपसे मैं चर्चा करता हूं सर स्टॉक्स और इंडेक्स के बारे में, लेकिन उससे पहले कल का रिपोर्ट कार्ड दिखाना जरूरी है। प्रशांत सावंत कल के हमारे मेहमान थे, उनका रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। देखिए कल एंजन वन बेचने की रिकमेंडेशन हुई थी, करीब 1.5% का गेन वहाँ से आया। कमिंस बेचने की रिकमेंडेशन थी, स्टॉप लॉस कट गया। GCPL खरीदने की रिकमेंडेशन थी, स्टॉप लॉस कट गया। अंबुजा सीमेंट खरीदने की रिकमेंडेशन थी, सपाट हो गया। तो कुछ ज़्यादा बड़ा मूवमेंट आया नहीं कल, जो उनके ट्रेड हमने भी बताया आपके सामने रखे। और हमें इसमें बताने में या कोई दिखाने में कोई गुरेज नहीं, कोई शर्म नहीं है भाई। किस दिन बहुत बढ़िया जाता है, किस दिन ठीक जाता है, किस दिन थोड़ा ख़राब भी होता है। तो ये रिपोर्ट कार्ड है, स्लाइटली ख़राब है क्योंकि इसमें स्टॉप लॉसेस आपको 2 दिख रहे होंगे और रिटर्न 1 में, और दूसरा पोजीशन थोड़ी सपाट है। लेकिन कोई बात नहीं, मार्केट मैंने आपको कल भी कहा था बहुत जिटरी है। कल प्रशांत सावंत जिस दिन हमारे साथ जुड़े, कल इतना टफ कॉल है लड़ने लेना कि आपको ये नहीं पता चलेगा मैं किसको प्लस करूं किसको शॉर्ट करूं। और मैं बता रहा हूं अभी भी मार्केट के अंदर ऐसे चल रहा है। इस समय भी मार्केट के अंदर ऐसा है, अगर एक गिरने पे आया तो आज ही आज में 500 पॉइंट गिर जाएगा, और नहीं गिरने पे आया तो आज ही आज में निफ्टी और बैंक निफ्टी वापस हरे निशान में आके बंद भी हो सकते हैं। इतना जिटरी, इतना टाइट पोजीशन है इस समय, समझ में नहीं आ रहा कि इस समय पोजीशंस ले ना ले। तो ज़्यादा अच्छा तरीका होता है एक्सपर्ट्स को सुनो और थोड़ा अपने आप को कॉशियस करके स्टांस लेके शांति से बैठो। विनय रजानी हमारे साथ है, थोड़ा गाइड हमको करेंगे। विनय भाई, जब आप छुट्टी पे थे थोड़ा काम निपटा रहे थे, इस बीच आपको पता ही है मार्केट ने इस 26 दिन के अंदर
पहले 15 दिन तो कोहराम मचा के रखा, लेकिन लास्ट के 10 दिन बहुत बड़ा रिलीफ भी दिया। रिलीफ ऐसा था कि बैंक निफ्टी में जितनी 5 महीने में गिरावट आई, उसको सिर्फ 10 ही दिनों में 50% से ज़्यादा कवर हो गया। तो आपकी ज़रा गाइडेंस चाहिए, अब बाज़ार कैसे चलेगा? थोड़ा नीचे आएगा, यहीं टहलेगा या ऊपर जाएगा? तो डिम्पी जी, हमने देखा था कि निफ्टी ने जो रीसेंट स्विंग लो बनाया 21,964 पे बनाया था और वहां से करीबन 1900 पॉइंट से भी ज्यादा रिकवरी देखी है। कल का हाई देखें तो 23,869 का हाई था और वहां से करीबन 300 पॉइंट का करेक्शन आया है। तो 1900 पॉइंट की बढ़त के बाद अगर 300 पॉइंट का करेक्शन आता है तो इट इज अ नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग, और हमको ये देखना चाहिए कि ये कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। जहां जहां तक पोजिशनल ट्रेंड की बात है तो पोजिशनल ट्रेंड डेफिनेटली स्ट्रांग है। अभी आप प्राइस वाइज सेटअप देखेंगे तो मूविंग एवरेज वाइज तो निफ्टी अपने 50, 100 और 200 दिन की एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक्सपोनेंशियल एवरेज की इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। दैट क्लियरली शोज दैट के पोजिशनल ट्रेंड ऑफ द मार्केट इज क्वाइट बुलिश। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग और रनिंग करेक्शन मार्केट का एक बुलिश ट्रेंड का एक पार्ट होता है, वही हम देख रहे हैं पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से। तो सपोर्ट जो है वो मुझे लग रहा है कि जो 100 एक्सपोनेंशियल एवरेज और 200 डेज एक्सपोनेंशियल एवरेज, ये दोनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 23,400 के करीबन है। तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम कर सकती है। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थे अभी अब सपोर्ट बन जाएंगे। तो इन केस यहां से अगर फर्दर जो एक्सटेंशन होता है जो करेक्शन का, तो मुझे लग रहा है 23,400, 23,450 बहुत ही अच्छे लेवल्स हैं जहां से वापस से सपोर्ट लेके निफ्टी अपना अप ट्रेंड रिज्यूम कर सकता है। तो कल के सेशन में हमने देखा था मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस हैं, उनमें एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक बनी है डेली चार्ट्स पे, जो ऐसा दिखा रही है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा करेक्शन अभी भी एक्सटेंड हो सकता है। तो ऐसा सेटअप दिख रहा है कि ओवरऑल पोजिशनल ट्रेंड हमको बाय साइड पे रखना चाहिए। बट शॉर्ट टर्म की बात है, आने वाले 1-2 ट्रेडिंग सेशन की बात है, तो हाँ रनिंग करेक्शन कंटिन्यू हो सकता है। और 23,400 से 23,450 की रेंज आपको देखिए तो वहां पे आप लॉन्ग पोजीशन वापस से क्रिएट कर सकते हैं निफ्टी में। तो एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, हालांकि एफआईज ने अपने शॉर्ट्स काटे हैं, लेकिन अभी भी आप लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो इंडेक्स फ्यूचर में देखोगे तो कल के क्लोजिंग पे ऑलमोस्ट 0.49 लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो है। तो अभी भी नेट जो पोजीशन है वो शॉर्ट साइड पे है। तो थोड़ा करेक्शन आने के बाद इनका सपोर्ट वापस से हमको मिलना शुरू होगा और अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि आप पोजिशनल व्यू लो आने वाले 2-3 वीक के लिए, तो मुझे लग रहा है 24,125 से 24,150 के टारगेट हम निफ्टी में देख सकते हैं। ये पोजिशनल व्यू में दे रहा हूं, हालांकि ये 50% रिट्रेसमेंट का लेवल है जो हमने ऑल टाइम हाई से जो रिसेंट स्विंग लो 21,900 के लेवल देखे उसका 50% रिट्रेसमेंट अगर देखने जाएं तो 24,125 पे आते हैं। तो ये अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए, बाय ऑन डिप्स का भी होना चाहिए और 23,400 के लेवल्स पे हमको एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं निफ्टी में। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। ऑलमोस्ट हमारी भी यही कैलकुलेशन है कि यहाँ तो नहीं, बट हाँ थोड़ा डिप मिले तब आप इसके अंदर ज़रूर एक पोजीशंस बना पाएंगे, मौका ज़रूर मिलेगा। जिनसे बस छूटी है वापस बस पीछे आएगी तो आपको मौका मिलेगा, नहीं भी मिलेगा तो कोई बात नहीं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा शेयर्स की शुरुआत करते हैं। पहले ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपके स्क्रीन पर आएंगे। तो आज जो खरीदारी के 2 शेयर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, एबीबी इंडिया और दूसरा अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड की बोर्ड की बैठक भी आज, एक खबर भी है इसके अंदर, और हमने सुबह भी आपको इसके बारे में पोजीशंस चेक करा के बताई थी एक्सपर्ट से, उन्होंने भी बाय करने के लिए बोला था। विनय भाई एक बार जरा आप भी चेक कर लो, अशोक लेलैंड अभी 4.5% ऊपर आ गया। आज एक बोर्ड की बैठक भी होने वाली है इनकी, और एबीबी इंडिया पे भी आपका टेक चाहिए सर। अशोक लेलैंड की बात करें तो काफी अच्छे वॉल्यूम से बाउंस बैक आया। आज स्टॉक में 4.5% की बढ़त है। आज उसने काफी एक अच्छी मूव दिया है, मूविंग एवरेजेस के रेजिस्टेंस जो थे वो क्रॉस किए हैं। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक इन दी ऑटो सेक्टर। मुझे लग रहा है कि जिस तरह का प्राइस और वॉल्यूम सेटअप है, जैसे इंडिकेटर ऑसिलेटर प्लेस कर रहे हैं, ऐसे स्टॉक डेफिनेटली आउट परफॉर्म कर सकते हैं। 219 पे करीबन कैश में ये स्टॉक चल रहा है। जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है 228 के करीबन, ये एक दिन का व्यू नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले 3-4 सेशन में 228 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। अगर आप ट्रेडर हैं तो मुझे लग रहा है कि आपका स्टॉप लॉस जो है 214, 215 के करीबन होना चाहिए और 228 के टारगेट को एम कर सकते हैं। जहां तक एबीबी की बात है, एबीबी आज जैसे आपने बताया कि सीमेंट्स में यानी कैपिटल गुड सेक्टर में
एक अच्छी बढ़त हुई है, खास करके जो लीड किया है वो सीमेंस ने किया है, अच्छे वॉल्यूम्स के किया है, और उसके पीछे पीछे एबीबी में हमने थोड़ी बढ़त देखी है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल ये स्टॉक चल जाएगा, लेकिन जहां तक मोमेंटम की बात है, मुझे लग रहा है सीमेंस जैसे स्टॉक्स में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एबीबी में डेफिनेटली लॉन्ग है, लेकिन थोड़ा 4-5 दिन का कंसोलिडेशन जब ब्रेकआउट आएगा तब उसमें एक कन्विक्शन वाला कॉल बनेगा। तो इन दो स्टॉक में से अभी अगर लॉन्ग पोजीशंस बनानी है तो मैं अशोक लेलैंड को पिक करूंगा और एबीबी के ऊपर होल्ड करूंगा। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन है सर। मेरे को दो शॉर्ट कवरिंग के भी शेयर आपसे पता करने हैं, जरा वो भी मैं आपके सामने पूछ देता हूँ। फर्स्ट इज डालमिया भारत एंड सेकंड इज टाटा एलेक्सी। काफ़ी दिनों बाद इसमें भी शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं और टिपिकली एक्सपायरी के आसपास ही हो रहे हैं। जी, तो टाटा एलेक्सी मैं देख पा रहा हूँ अभी भी नो डाउट पिछले 5-6 सेशन में इसमें अच्छी रिकवरी हुई और आईटी सेक्टर में भी हमने एक अच्छा सेटअप बनते हुए देखा। लेकिन कल की जो सेलिंग आई थी हायर लेवल से, कहीं ना कहीं एक बेरिश डार्क क्लाउड कवर पैटर्न जो हम कैंडलस्टिक में ट्रैक करते हैं, वैसी कोई पैटर्न हमको देखने मिल रही है। हालांकि ये मिड कैप आईटी स्टॉक्स है, लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, मिड कैप में इतनी तेजी नहीं बन पा रही है। तो मैं इस पे एक टाटा एलेक्सी पे होल्ड का व्यू रखूंगा। इसमें कोई फ्रेश लॉन्ग पोजीशन के लिए मैं वेट करना चाहूंगा, इस पे लॉन्ग लूंगा। दालमिया भारत, यस डेफिनेटली इसमें एक अच्छा सेटअप है। और एक सीमेंट स्टॉक्स में एक पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में हम अच्छी एक स्ट्रेंथ देखी और कहीं ना कहीं दालमिया भारत भी उसी को फॉलो कर रहा है। तो दालमिया भारत अभी 1773 के करीबन ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली इसमें एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, बिकॉज ऑफ डेरिवेटिव में भी शॉर्ट कवरिंग हो रही है और टेक्निकल सेटअप भी सीमेंट स्टॉक्स का और दालमिया भारत का स्ट्रॉन्ग है। तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा 1740 पे, और अपसाइड में 200 दिन की एवरेज करीबन 1815 1820 के आसपास प्लेस कर रही है। तो वहां तक के टारगेट्स बन सकते हैं। तो डेफिनेटली ये स्टॉक में 1740 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1815 का टारगेट रखिए। यस, तो इन दोनों में से मैं लॉन्ग साइड पे दालमिया भारत को पसंद करूंगा। ठीक है, पॉइंट टेकन है। तो डालमिया भारत पे भी होगी ये बातचीत। ये सभी के सभी ट्रेड हम आपके सामने आपकी स्क्रीन पर रख रहे हैं। जो भी ट्रेड आप लें थोड़ा वॉल्यूम कम रखें। मार्केट के अंदर थोड़ा पिक एंड चूज़ वाला मार्केट एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा बन गया है ये, बजाय ओवरऑल तेज़ी ओवरऑल मंदी के। अब ओवरऑल तेज़ी ओवरऑल मंदी नहीं आएगी। अगले 2, 5, 10 दिन आप देखेंगे बड़ा ही सिलेक्टिव चलेगा मार्केट, बहुत ही सिलेक्टिव। इसलिए ये शो की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है। आपको सिलेक्टिव ट्रेड ही लेने हैं और सारे के सारे सिलेक्टिव ट्रेड हम आपकी स्क्रीन पर रख रहे हैं। चेक करवा लेते हैं। तेज़ी वाले शेयर अभी तक आपकी स्क्रीन पर आए होंगे, आपने नोटिस भी कर लिए होंगे। अब जरा शॉर्ट्स लेके आइए। टेक महिंद्रा विनय एक, तो दूसरा है औरबिंदो फार्मा। ये 2 शेयर्स हैं। एक बार प्लीज़ जरा आप इन दोनों को चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता है तो बताएं फिर। जी, तो डेफिनेटली कल से लेके हमने टेक महिंद्रा में अच्छी खासी सेलिंग देखी है। कल 1484 से लेके अभी 1424 आ गया है, अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखी है। लेकिन जहां तक निफ्टी आईटी इंडेक्स का जो सेटअप है, पोजिशनल सेटअप, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बॉटम आउट हो गया है। हालांकि जिगजैग होके ये स्टॉक्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि काफी अंडर परफॉर्मेंस के बाद आईटी स्टॉक्स ने परफॉर्म करना स्टार्ट किया था। तो मैं टेक महिंद्रा पे आफ्टर दिस मच प्रॉफिट बुकिंग मुझे लग रहा है कि इग्नोर करना चाहूंगा शॉर्ट साइड पे। तो टेक महिंद्रा मेरी इस तरफ से वेट करना चाहिए। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आईटी इंडेक्स बॉटम आउट हो गया और वापस से रिकवरी एनी टाइम सून आ सकती है। तो टेक महिंद्रा को अवॉइड कीजिए। दूसरा स्टॉक था ऑरबिंदो फार्मा। यस, इसमें एक अच्छे रेजिस्टेंस से एक नेगेटिव पैटर्न बनते हुए देख रहे हैं। 2 दिन पहले इसमें एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न हुई और उसके बाद एक एंगल्फिंग पैटर्न भी नेगेटिव साइड पे बना। तो एक डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग का एक्सटेंशन हम देख सकते हैं। 1180 के आसपास ऑरबिंदो फार्मा का स्टॉक चल रहा है और करीबन मुझे लग रहा है कि 1210 का एक स्टॉप लॉस बैठता है। वो अगर क्रॉस करता है तो ही वापस से अप ट्रेंड रिज्यूम होगा। तो शॉर्ट पोजीशन बनानी हो तो ऑरबिंदो फार्मा में बना सकते हैं 1210 के स्टॉप लॉस से नीचे की। और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक 1150 1155 तक जा सकता है। तो 1150 का टारगेट शॉर्ट साइड में मान सकते हैं और 1210 का स्टॉप लॉस। तो इन दोनों में से मुझे लग रहा है ऑरबिंदो फार्मा एक अपॉर्चुनिटी शॉर्ट साइड पे बनती है। ठीक है, पॉइंट टेकन है। अरविंदो फार्मा की एक शॉर्ट साइड पे अपॉर्चुनिटी बनती है। 2 अनवाइंडिंग के शेयर हैं सर, इसको भी चेक करना प्लीज़। फर्स्ट इज मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज और दूसरा है बीएससी। बीएससी और मैक फाइनेंशियल सर्विसेज, देखिए दोनों स्टॉक्स में मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज की रिकवरी काफी स्ट्रॉन्ग लग रही थी। पिछले दिनों काफी अच्छी रिकवरी आई। हमने देखा 970 वाला स्टॉक 1170 तक चला गया। तो अच्छी रिकवरी के बाद 2 दिन का प्रॉफिट बुकिंग है। मुझे लग रहा है एमएफएसएल
को शॉर्ट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पोजिशनल जो ट्रेंड है वो काफी स्ट्रांग है, तो मैं इसको अवॉइड करना चाहूंगा। बीएससी का रिलेटिव सेटअप इतना स्ट्रांग नहीं है जितना एमएफएसएल का है, तो यस, एक शॉर्ट साइड पे अनवाइंडिंग में से देखना हो तो शॉर्ट साइड पे हम बीएससी को कंसीडर कर सकते हैं। 4540 के करीबन उसका भाव चल रहा है, और मुझे लग रहा है कि 4600 का स्टॉप लॉस, एक छोटा सा स्टॉप लॉस शॉर्ट साइड में बना सकते हैं। तो 4600 का स्टॉप लॉस कैश के लेवल्स की बात कर रहा हूँ, वो आप लगा सकते हैं, और नीचे की और करीबन 4400 का लेवल्स आता है तो आप शॉर्ट साइड पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो विद स्टॉप लॉस ऑफ 4600 आप इन दोनों स्टॉक मतलब इन बीएससी में आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 4400। ठीक है, पॉइंट टेकन है। अब सर आपके ट्रेड की बारी है, आप अपने सौदे और बता दीजिए प्लीज। जी, मेरी तरफ से 2 ट्रेडिंग कॉल्स रहेंगे और दोनों लॉन्ग साइड पे है। तो एक स्टॉक है पेटीएम। पेटीएम में एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ हम देख पा रहे हैं, पिछले दिनों अच्छी रिकवरी आई और आज के सेशन में भी एक रेजिलिएंट मूव दिखा रहा है। तो पेटीएम का अप्रैल का फ्यूचर में यहाँ पे लॉन्ग करना चाहूंगा 792 793 के करीबन। स्टॉप लॉस 780 का मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, और अपसाइड में 830 का टारगेट नेक्स्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में आप देख सकते हैं। सेकंड पिक मेरी डिफेंस स्टॉक्स में से रहेगी। अभी पिछले आधे घंटे में हमने देखा कि डिफेंस स्टॉक्स में एक अच्छी मूव दिखी है। स्टॉक लाइक एचएएल, बीडीएल, सब में एक अच्छी रिकवरी है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को तो हमने देखा है कि काफी अच्छा परफॉर्म किया, और अभी जो नीचे से रैली आई है उसमें अभी हाईएस्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है टेक्निकली। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बीईएल का अप्रैल का फ्यूचर आप लॉन्ग कर सकते हैं करीबन 307 के आसपास। 302 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा, और ऑफसाइड में 314 का टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो 2 स्टॉक मेरी तरफ से लॉन्ग साइड पे अप्रैल का फ्यूचर, पेटीएम और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बीईएल। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और जल्दी आती रहेगी सर शो के अंदर, हम आपको इनवाइट करते रहेंगे, और आप हेल्दी एंड वेल्दी रहें, ये हमारी शुभकामनाएं भी हैं सर। थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। चलते चलते एक खबर आपको और बता देता हूं मैं। सरकार मौजूदा बैटरी स्कीम्स का दायरा बढ़ा सकती है, एक एक्सक्लूसिव डिटेल मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी के पास है, उनसे जानते पूरी खबर। प्रकाश, बताएं आप। देखिए, ईवी सेक्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो पीएलआई स्कीम है उसको विस्तार रूप दे सकती है, इसके दायरे को बढ़ा सकती है, और इसके लिए 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की पहचान की गई है। पहला तो ये कि ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता है उसमें से कई ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिसके लिए इंपोर्ट के ऊपर निर्भरता है, और उसी को बदलने के मकसद से इंपोर्ट के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने के मकसद से सरकार उन इक्विपमेंट्स को भी इंसेंटिव प्लान के तहत शामिल कर सकती है ताकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर ही हो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पर फोकस किया जा रहा है वो ये कि ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उस पर फोकस किया जाएगा। उसके लिए सेपरेट इंसेंटिव जो है उसकी घोषणा की जाएगी ताकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको R&D पर फोकस करने में, R&D के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिले। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिस पर फोकस किया जा रहा है, और उसी को ध्यान में रखते हुए जो मौजूदा स्कीम है उसको विस्तार रूप दिया जाएगा। औपचारिक बातचीत की शुरुआत कर दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री इस मसले पर बातचीत कर रही है। हालांकि ये शुरुआती दौर है, और कोई भी फैसला लेने से पहले एम्पावर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी जो है पीएलआई के ऊपर, उसके साथ इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि औपचारिक बातचीत की शुरुआत कर दी गई है। जैसा कि आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एक पीएलआई स्कीम को ऑपरेट कर रहा है एसीसी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जिसका फाइनेंशियल आउटले 18,000 करोड़ रुपए है। काफी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस भी अभी तक देखने को मिले हैं इस स्कीम के तहत। अब सरकार इसका विस्तार करना चाहती है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुआ है कि गवर्नमेंट ने पहले ही जिन कैपिटल गुड्स यानी कि रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसमें 35 ऐसे रॉ मटेरियल हैं जिसकी पहचान की गई है, और उस पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको हटा दिया गया है। यानी कि कोशिश ये है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए, और इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से जो इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी हो रही है उसको कम किया जाए। तो 35 आइटम्स के ऊपर से इंपोर्ट ड्यूटी हटा दिया गया है, इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई भी किया जा रहा है, और अब साथ में इस स्कीम को 2 तरीके से विस्तार रूप दिया जा रहा है। एक, टेक्नोलॉजी को इसके अंदर शामिल किया जाएगा, इक्विपमेंट्स को शामिल किया जाएगा, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाया जाएगा ताकि नई टेक्नोलॉजी देश के अंदर ही ईजाद हो।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच प्रकाश, ये पूरी जानकारी देने के लिए। और इस खबर पे हम आगे भी आपसे और अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।